अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं? ठीक हैं, खुशखाश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। अहले लाहौर ने वाकई कल एक कितना कि बहुत बड़ी क्लोजिंग सेरेमनी एक्सपीरियंस की है। PSL 11 की इख्तिताई तकरीब जो है वो ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दी गई है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने वहाँ परफॉर्म किया है, और जिसमें आरिफ लोहार साहब, जिसमें आयमा बेग, और जिसमें साबरी सिस्टर्स और पाकिस्तान के बहुत बड़े और भी सेलिब्रिटीज़ का नाम सरे फेहरिस्त है। व्यूअर्स, क्या फायरवर्क्स थे, क्या समा था। वो जो पूरा इवेंट जो था शायकीन क्रिकेट के बगैर हो रहा था, मगर कल अहले लाहौर ने बताया है कि क्रिकेट हमारे दिलों में बसता है। चाहे जो मर्जी हो जाए, कितनी ज़्यादा ग्लोबल टेंशन हो जाए या मसाइल हो जाए, अहले लाहौर वाकई स्टेडियम्स का रुख करते हैं। हमने देखा कि पिछले कई सालों में जो है डिफरेंट जब शहरों में मैचेस हुए गए थे तो वहाँ शायकीन क्रिकेट इतनी ज़्यादा स्टेडियम्स में नहीं देखे गए, मगर जब भी लाहौर में ऐसा इवेंट आता है तो बाकी फैमिलीज़ गट के गट जो है स्टेडियम में खचाखच भर जाते हैं और बताते हैं कि हम लोग वाकई मैदानों को सजाने वाली कौम हैं। अच्छा व्यूज़, कल का मैच जो था आपने देखा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। सबसे खुशाइन बात यह थी कि हैदराबाद पहली मरतबा जो है जिसने शिरकत ही पहली मरतबा की थी इस PSL 11 में, और उन्होंने फाइनल तक रसाई हासिल है। चाहे वो खेलों का मैदान हो, चाहे वो मार्का हक हो, और चाहे वो डिप्लोमेटिक मैदान हो, हम हर मैदान में जो है सर करने वाली कौम है। और उसके साथ साथ रंगारंग तकरीब के साथ साथ जो है हमारे दिलों के अंदर जो है एक डिफरेंट किस्म की खुशी है। परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं कि उसके की सेट के ऊपर बात करते हैं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सी परफॉर्मेंस हमारे सामने थी, जिसमें से हमने देखा कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ और डिफरेंट कैटेगरीज में जो है अवार्ड्स भी दिए गए। मोहसिन नकवी की जो चेहरे पे एक स्माइल थी, वाकई कल वाकई हमें लगा कि बहुत ही कंटेंटमेंट में वो नज़र आए हैं कि उन्होंने इतनी कामयाबी से जो है ये पूरा इवेंट जो है वो करवाया भी, सर अंजाम भी दिया है। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी मैच के स्टैट्स के ऊपर बात करें तो 130 रन का जो हदफ था, ज़ल्मी को इब्तदाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर एरन हार्डी और अब्दुल समद ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए जो टीम को फतह जो है वो दिलवाई है। इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, बिकॉज एनालिसिस जो है वो हमारे एक्सपर्ट ही देते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट जो है हमारे शोज़ में हमारे साथ होते हैं। तो डेफिनेटली हाफिज इमरान साहब, स्पोर्ट्स सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इज विद अस एंड आई वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर हिना, बहुत शुक्रिया सुबह आपका। बखैर आपको। आई होप कि आपके चेहरे पे आज स्माइल होगी। मेरे चेहरे पे अक्सर व बेशतर स्माइल ही रहती है। क्या खोया क्या पाया? PSL 11 अ बिग मेगा इवेंट फॉर पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो PSL के बिल्कुल पुरअमन और इसके कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान के बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारे, अफवाज पाकिस्तान, हसास इदारे, पाकिस्तान के रेंजर्स, पुलिस और मकामी ज़िली इंतज़ामिया जो होती है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने लाहौर और कराची में मुश्किल हालात में पहले वो क्राउड के बगैर था, लेकिन जब टीमें आती हैं तो आम शहरी की ज़िंदगी उससे मुतासर होती है टीमों के आने और जाने के औकात में। तो उसमें बर्दाश्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। उन सब को मुबारकबाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद, हर वो शख्स जो इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए, इसके पुरअमन इनेकाद को मुकम्मल बनाने के लिए जुड़ा रहा। उन तमाम लोगों को मुबारकबाद है। मीडिया ने इसकी भरपूर तरीके से कवरेज की है। जिन हालात में ये टूर्नामेंट हुआ और क्यों हुआ क्राउड के बगैर, वो तमाम उसके जो असरात हैं या जो उसकी वजूहात हैं, लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो इन हालात में टूर्नामेंट का हो जाना ये बहरहाल एक कामयाबी है, और इसमें सबसे बढ़कर चूँकि कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे होते हैं तो उनको मुबारकबाद, PCB को भी। उसके बाद अगर आप कारकर्दगी को देखते हैं तो बाबर आज़म, पेशावर ज़ल्मी उनकी टीम है, उन्होंने फ़तह हासिल की है पूरे टूर्नामेंट में। वो एक ही मैच हारे जो कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ था, उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में वो कामयाबियाँ समेटते रहे हैं। तो एक टीम की हैसियत से, कप्तान की हैसियत से बाबर आज़म को उनको भी बहुत-बहुत मुबारकबाद, और उन्होंने खुद भी अच्छे खेल का न सिर्फ मुज़ाहरा किया बल्कि उनकी टीम में भी बड़े अच्छे खेल का मुज़ाहरा किया और शायकीन को महसूस किया। लाहौर में इसका फाइनल खेला गया जिसका हम्म। आपने अभी हवाला भी दिया शुरू में। हम्म। क्राउड के भरपूर उसको शिरकत को यकीनी तौर पर एक दाद की मुस्तहिक है लाहौर के रहने वाले, और ये यहीं पर एक अरबाब इख्तियार और हुकूमत के लिए भी एक सवाल ज़रूर उनकी तरफ जाता है कि आप इस तरफ क्यों गौर नहीं करते हैं
कि पाकिस्तान में तफरीह के मौक़े कितने कम हैं, लोग तफरीह के कितने प्यासे हैं और भूखे हैं। आपको नज़र नहीं आता कहाँ पर आपने यूथ को इस ऐसी तफरीह के लिए इकट्ठा करना है, जहाँ पर वो अपने जज़्बात का इज़हार कर सकें, खुश हो सकें, ढोल बजा सकें, नारे लगा सकें। तो तफरीह के मौक़े फ़राहम करना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के पास, लोगों के पास आप आ जाकर एक ही तफरीह बचती है और वो क्रिकेट मैच बचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और लाहौर में आप, हाँ, अ, कराची में भी आप देखें कि एक मैच वहाँ पर हुआ क्राउड के साथ, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी तादाद में क्राउड था। फिर लाहौर में बिलख़ुसूस ये वाला जो फाइनल था, इसमें क्राउड की तादाद अच्छी थी। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हाफिज, हमने जहाँ देखा है पर जब क्राउड की थोड़ी सी बात करते हैं, शायकीन क्रिकेट जो है अहले लाहौर हमेशा से ही स्टेडियम्स का रुख करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़ जो हमने देखा है। मगर ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन बात होती है कि अपने मैचेस को, अपनी इंटरटेनमेंट को बूस्ट किया जाए। देखिए, रावलपिंडी में भी क्राउड आता है, फैसलाबाद में भी आता है और मुल्तान में भी आता है। कराची में थोड़े से इश्यूज़ रहते हैं क्राउड के, लेकिन पाकिस्तान के दीगर शहरों में आपको क्राउड नज़र आता है। इवन अभी पेशावर में नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर भी क्राउड आपको देखने को मिला है। तो ये क्रिकेट, मैंने जैसा कि अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के पास एक ही तफरीह है इन दिनों, अगर आप उसको कौमी सतह हम्म। पर देखते हैं, तो वो हम्म। क्रिकेट मैचेज़ हैं। हम्म। तो ये क्रिकेट मैचेज़ का इनेकाद कामयाबी के साथ और क्राउड को जोड़े रखना, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ज़िम्मेदारी है हम्म। और हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ़ क्रिकेट ही तो नहीं है ना, दुनिया में मुल्क में खेल के और भी मौक़े हैं, तफ़रीह के और भी मौक़े हैं, उनके ऊपर काम करना ज़िम्मेदारी है अरबाब इख्तियार की। इसके लिए इदारे बने हुए हैं और उनको हरकत में आना चाहिए और काम करना चाहिए। हम ये बरसों से बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन शायद चूँकि हम हमारा हाफ़िज़ा शायद उतना बेहतर नहीं है और हम कल के तो डिजिटल पेजेस भरे पड़े हैं ना मिनिस्टर्स के, वज़रा के, वो सूबाई सतह के हैं या कौमी सतह के हैं। तो मेला तो सबको लूटना आता है, लेकिन इस पर काम किसने करना है, ये एक सवाल है जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं है किसी के पास और उसके ऊपर कोई काम होता दिखाई भी नहीं देता। इंशाल्लाह तो काम इस होगा भी और काम करेंगे भी। और पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो काम तो कर रही है और नज़र भी आ रहा है, हर इदारे में कुछ ना कुछ वाकई डिफरेंट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आर्ट काउंसिल्स और अगर हम बात करें तो उनमें भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं और होने वाली भी हैं। हाफिज़, थोड़ी सी स्किल सेट के ऊपर बात करते हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, आपको क्या लगता है कि जो पेशावर ज़ल्मी जो जीती है और पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से कम किया है, आप क्या समझ रहे हैं? ये क्या बाबर आजम का कम है? देखिए, बाबर आजम तो कहीं गए ही नहीं थे। जो उनका कमबैक होने वाली बात है, मतलब ये हर किसी के अपना सोचने का अंदाज है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 3200 कर रखे हैं और गुज़िश्ता 2-3 बरसों में उनकी कारकर्दगी का मायार वो नहीं है जो होना चाहिए था। इस लीग में भी उन्होंने अच्छे खासे रन्स जोड़े हुए हैं, इस मरतबा भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बैसियत बल्लेबाज अपनी कारकर्दगी दिखाई है। और आप देखें कि पूरी लीग में अगर उन्होंने को लगभग 600 रन स्कोर कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको बैटिंग करना तो आती है। तो उन्होंने अच्छे खेल का मुज़ाहरा किया है, उनकी टीम चैंपियन भी हुई है और बहरहाल क्रेडिट है उनका। और ये जो उनकी परफॉर्मेंस है, ये तो बुनियादी तौर पर सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से है कि आप उनको जो बैटिंग सिखाना चाह रहे थे या आप जिस नंबर पर उनको खिलाना चाह रहे थे, आपका क्या थॉट प्रोसेस था? आपने एक सेट बैट्समैन को, जो कि जिस तरह मिसबा ने हवाला भी दिया कि वो एक टच प्लेयर है, तो क्या इन सब लोगों को नहीं पता कि वो एक टच प्लेयर है? उनकी जो वीडियोज़ आती रही हैं, वो तो मिड विकेट की आती रही हैं कि वो बड़े-बड़े शॉट्स खेलने की हम्म। कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर उन्होंने क्या बैटिंग की है? तो अपने टैलेंट को सँभालना, निखारना और उसके लिए बेहतर सलाहियतों के बेहतर मौक़े इज़हार के पैदा करना, ये ज़िम्मेदारी है। आज वो 600 रन्स लगभग पीएसएल में कर गए, तो क्या पाकिस्तान के लिए आप उनको एक ओपनिंग बैटर की हैसियत से देख रहे हैं? वहाँ पर तो जो 8-10 लोग फैसला साज़ हैं, वो तो उसको खिलाना ही नहीं चाहते हैं, वो तो चौथे नंबर पर उन्होंने उसको वर्ल्ड कप खिलाया है। हम्म। किस सोच के तहत खिलाया है? तो अगर वो कोचेज़ हैं और अगर वो ये कहते हैं कि बाबर आज़म को वो एक पावर हिटर के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, तो वो जो बाबर आज़म जैसे नहीं है, अगर वो इतनी अच्छे कोच हैं, तो उनको डेवलप कर लें ना। जिनको ये बाबर जैसी बैटिंग नहीं आती, वो उसको अपनी बैटिंग सिखा लें, जो उसको सिखाना चाहते हैं। तो ये हर जगह पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ़ इस टूर्नामेंट की हद तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसका पास्ट क्या है, उसने फ्यूचर में क्या करना है, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस टूर्नामेंट की हद तक, जो कि आपका सबसे बड़ा T20 टूर्नामेंट माना जाता है,
इसमें उसने अपनी सलाहियतों का इजहार बेहतर तरीके से किया। वो आगे अच्छा, क्या करते ओवरऑल हैं तो नहीं उनकी करते हैं। क़यादत बहुत बेहतर नजर आई है। फाइनल में ऑब्वियसली वो डगमगा गए वापस, आपको पता ही है, ही कुडंट बैट वेल। देखिए रन 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 सम टाइम आप देखिए ये वन बॉल गेम है। हाँ। पाकिस्तान में तो क्रिकेट को बहुत आसान खेल के तौर पर इन दिनों देखा जाता है ना। बाहर बैठकर मेरे और आपके लिए और लोगों के लिए ये खेलना बहुत आसान है, क्योंकि गेंद कभी पास से भी गुजरे ना 150 पे तो जो बातें करते हैं ना वो सांस बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान में इस खास खेल को जिस आमियाना अंदाज में इसको डिस्कस किया जाता है, वो भी एक बड़ी वजह है इसकी खराबी की। और जो उस डिस्कशन को से इन्फ्लुएंस होते हैं वो उसके ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं। हम्म। उसने रन किए हैं टूर्नामेंट के पहले मैच या आखिरी मैच तक, और फाइनल में वो नहीं कर पाए, लेकिन उसमें उनके दीगर प्लेयर्स ने 120-30 का मैच है, उसमें बाकी खिलाड़ियों ने, एरन हार्डी ने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने दबाव खत्म किया थोड़ा और मैच को कंट्रोल किया। फिर समत ने अपना उसमें हिस्सा डाला और मैच को खात्मे की तरफ ले गए। लेकिन सारे मैचेस में बिलखुसूस बाबर आजम बैशकीते बल्लेबाज, उन्होंने हम्म। बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान में आपको ये गुफ्तगू भी सुनने को मिलेगी, क्या बाबर आजम को टी20 खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। मतलब देखें, जो रन कर रहा है उसको नहीं खेलनी चाहिए, और जिनका बल्ले और बॉल का मिलाप ही नहीं होता उनको आप खिलाने की ऊपर चढ़े रहते हैं सारे के सारे पाकिस्तान। सो जो फाइनल में वो रन नहीं कर पाए, लेकिन फाइनल तक वो लाए तो सही ना। अब उनकी हम्म। कारकर्दगी कुछ 600 रन को निकाल अच्छा, दें तो क़यादत बाकी पे भी क्या बात बचे। हो रही है कि क़यादत उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मिल जाएगी वापस, आपको लगता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ना उनको लेनी चाहिए, ना पाकिस्तान क्रिकेट हाँ, बोर्ड को इस अंदाज से सोचना चाहिए सोचना कि आप चाहिए। उनको टी20 टीम का दोबारा कप्तान बनाना चाहते हैं। उनको कप्तानी की तरफ जाना नहीं चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस तरफ सोचना नहीं चाहिए। बाकी वो फैसला करने वाले हैं, बाबर का अपना फैसला है, पीसीबी का अपना फैसला है। लेकिन अगर आप माजी के वाकयात को और तजर्बात को देखते हैं और नताइज को देखते हैं, तो ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। मतलब कप्तानी एक और काम है, रन्स करना एक और कप्तान है, और पाकिस्तान के लेवल पर कप्तानी करना और काम है। और इन दिनों जिस तरीके से कप्तान पाकिस्तान के हो रहे हैं ना, वो कप्तान ना भी हो तो वो खिला लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो बाहर से ऑपरेट हो रहा होता है। तो इन दिनों तो क्योंकि सलमान अली आगा कप्तान है ना पाकिस्तान के, वो बाबर आजम के ड्रॉप करने पर भी वो खामोश होते हैं, और बाबर वापस आ जाए तो वो उस वक्त भी वो खुश होते हैं। तो वो किसी हाल में कप्तान का क्या लेना देना है इन चीज़ों से। हम्म। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है, और तजर्बात उसके सामने है, जो उन्होंने माज़ी में 2 मरतबा तो आपने उनको कप्तानी से हटा दिया, हम्म। 23 के वर्ल्ड कप के बाद, 24 के वर्ल्ड कप के बाद। और उसके तो बाद कौन उनके सा मेंटल ऐसा हेल्थ इश्यूज भी बहुत रहे हैं, उनका की सेट जो है परफॉर्मेंस बहुत मुतासर हुई है। और ऑब्वियसली एक प्लेयर के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है, हर हिसाब से एक एक्सपर्टीज होती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं हाफिज, हैदराबाद किंग्स में पहली बार टीम मेरे साई उन्होंने पूरे पीएसएल में किया, दे वर एडेड ऑन, और उसके बाद उन्होंने फाइनल्स में रसाई हासिल की। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अच्छी कारकर्दगी है उनके, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इस टीम का हेड कोच वैसे कौन था? जैसन गिलेस्पी था। जैसन। तो जैसन गिलेस्पी को तो हमने उसका जो हाल उसका पाकिस्तान टीम के साथ किया था, तो वो तो सबके सामने है ना। हम्म। हमने उसको रेड बॉल का कोच बनाया था, वो यहाँ पर व्हाइट बॉल के कोच बने हैदराबाद किंग्समैन के, और पहले 4 मैचेस हारने के बाद फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर जैसन गिलेस्पी की टीम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोचेस को इतना मानते हैं तो फिर तो जैसन गिलेस्पी अच्छे कोच थे ना। तो आपने तो उनको साइड लाइन कर दिया और रेड बॉल में साइड लाइन कर दिया, और आज उनकी टीम फाइनल खेल गई है। तो वो तमाम लोग तो जरा रिव्यू करेंगे ना अपनी डिसीजन को। बहस पर और अपने फैसले पर जो उन्होंने किया कि एक अच्छे कोच का हमने उनके साथ अपना मुआहदा पूरा नहीं किया है, उनको बेहतर अंदाज से काम करने का मौका नहीं दिया गया। तो वो नताइज के एतबार से तो यही है। अच्छा, जहाँ आपने तक ये जो ताल्लुक बात उनकी की है टीम का है, कोच के हवाले से, पहले आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच थे, उन्होंने पिछले साल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को किस तरीके से किया, हमने उनको हमने अपनी क्रिकेट नेशनल टीम का कोच बना दिया, और अब आप देखें वही हाल हुआ है। अगर इन्होंने अच्छा कारकर्दगी तो हम लोग कहें जी इनको वापस रख लें, वाइट बॉल में इसको ऐड ऑन कर लें। क्या आप समझते हैं? तो फिर तो मिसबाउल आपको कोच हो जाना चाहिए ना पाकिस्तान टीम का, क्योंकि वो जल्मी के कोच थे। देखिए, पाकिस्तान में कोचेस के किरदार पर गैर जरूरी और गैर मामूली अंदाज में गुफ्तगू होती है। वो ऐसे लगता है कि कोच सब कुछ कर रहा है। दुनिया के कमजोर टीम का अगर कोच दुनिया के बेहतरीन कोच को बना दिया जाए तो क्या वो उसको नंबर 1 टीम बना देगा? नहीं हो सकता ना। आपके पास रिसोर्स होना चाहिए बेहतर, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास
टॉप लेवल का होना चाहिए खिलाड़ियों के एतबार से। अगर अच्छे खिलाड़ी आपके पास होंगे, बासलाहियत खिलाड़ी आपके पास होंगे, तो कोच उनके साथ हल्का फुल्का काम करके अगर कोई कहीं पर फंस गया है तो उसको कुछ और बेहतरी का रास्ता दिखा सकता है और उस तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन कोई सलाहियत का, स्किल का, टेम्परामेंट का, आप उसको कहें कि जो आपकी गेम अवेयरनेस के इसके इंजेक्शन नहीं कहीं भी मिलते। ये कुछ चीजें इसमें कुदरती हैं, कुछ चीजें आप मेहनत के साथ और वक्त के साथ साथ हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान में कोचेस के किरदार पर गैर मामूली और गैर जरूरी अंदाज में गुफ्तगू होती है, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट में इस गुफ्तगू ने नुकसान पहुंचाया है खासा। ठीक है, इसलिए जैसन ग्लेस्पी अपनी जगह पर, आपने जैसन ग्लेस्पी को रेड बॉल का कोच बनाया था, वो व्हाइट बॉल में उसकी टीम आ गई है वहां पर फाइनल में। आपने माइक हैसन को, ये अजीब अजब सा मैच है ना, माइक हैसन को आपने व्हाइट बॉल का कोच बनाया हुआ है, सरफराज अहमद को रेड बॉल का कोच बना दिया है। सरफराज अहमद की ज्यादा कामयाबियां बहसीयत कप्तान और खिलाड़ी व्हाइट बॉल में है। तो फिर जब आपका एक फैसला दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखता, तो यहीं से फिर सवाल पैदा होता है ना कि वेरी क्या वेल सेड वजह हाफिज है। इमरान साहब, और वेरी वैलिड पॉइंट आज आपने जो रेज किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं ना कि जहां अच्छा परफॉर्मेंस होती है वहां आपके कुछ ऐसे फैसले जो होते हैं जिसमें नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि आज हाफिज इमरान साहब ने की है। व्यूअर्स, हम लोग छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट के मैदान ही नहीं बल्कि और भी मैदान जो हैं वो भरपूर टैलेंट से भरे हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसी नौजवान बेटी की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान में सर फेहरिस्त हैं, और वो हॉर्स बैक आर्चरी और टेंट बैगिंग जो हैं उसके शोबे से वाबस्ता हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। पूरी दुनिया में वो 20th रैंकिंग में उनको सीट किया जाता है, और उसके साथ साथ 5th पोजीशन है उनकी ओवरऑल इंटरनेशनल रैंकिंग के हवाले से। टेंथ बैगिंग और हॉर्स बैक आर्चरी जो है वो बहुत एक मुश्किल शोबा होता है, क्योंकि उसमें बहुत आपकी फ़िटनेस काउंट होती है, उसके साथ साथ जो है बहुत जान लगती है, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा बिल्ड होना चाहिए और आपको राइडिंग आनी चाहिए। और पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो हर शोबे में बहुत आगे हैं, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो आज मैं आपको पाकिस्तान की बेटी से मिलवाने लगी हूँ, और हमें ज्वाइन किया है नजिया अली ने। अस्सलाम वालेकुम नजिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नजिया, हॉर्स बैक आर्चरी, नेज़ा, एक हॉर्स के साथ राइड करके नेज़ा लेना, निशाना लेना आसान नहीं होता। हाँ कब जी। से सीखा, कैसे शौक पैदा हुआ, और इतना रिगरस, इतना हार्ड शौक? आई हैव बिन राइडिंग सिंस द एज ऑफ 7। मैं काफ़ी छोटी थी जब मैंने हॉर्स राइडिंग शुरू की, और मेरी यूएई में ही पैदाइश हुई, तो वहीं से मैंने राइडिंग स्टार्ट की। और उसके बाद हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए 2019 में, और यहाँ पे आके मैंने डिफरेंट स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर किया, राइडिंग की। यूएई में मैं शो जंपिंग करती थी, जिसमें आप हॉर्स को ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से जंप करवाते हैं। और यहाँ पे जब आई तो उस स्पोर्ट का इतना स्कोप नहीं था, तो मैंने टेंट पैगिंग के बारे में सीखा और हॉर्स बैक आर्चरी के बारे में सीखा, और उस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट हुई, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, लड़कियां जब घोड़े पे बैठने लगती हैं डर जाती हैं, हाँ, गिर ना जाएं या कोई मसला ना हो जाए, तो इतना कॉन्फिडेंस बचपन से आपने गेन कर लिया, तो आपको लगता था कि ये आप इसको एज अ प्रोफेशन अपनाएंगी और आप पैशन भी साथ रखेंगी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि बचपन में तो मैं आई वॉज़ वन ऑफ द पीपल हु यूज़ टू बी स्केर्ड। तो एज अ चाइल्ड मुझे डर काफ़ी लगता था शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट ओवर द फियर, और फिर इट कन्वर्टेड इनटू इंटरेस्ट, और फिर शौक हो गया मुझे अच्छा, इसका। ये नहीं कहा फैमिली ने क्या लड़कों वाले तुम्हारे शौक हैं, ये क्या तुम कर रही हो? अक्सर क्योंकि फैमिलीज करती हैं, बिकॉज माशाल्लाह यू टेक अ वेल, और वेल के साथ साथ यू आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट। अब मेरी फैमिली ने ही मुझे पुश किया है स्पोर्ट के अंदर। तो बेसिकली माय फादर ऑलवेज़ वो चाहते थे कि हम लोग सारी स्पोर्ट्स करें, तो हमेशा उन्होंने हमें स्विमिंग, कराटे, जितनी भी स्पोर्ट्स थी बचपन में करवाई, एंड हॉर्स राइडिंग वाज वन ऑफ देम। तो मेरी फैमिली ने ही पुश करके तो हमें इस स्पोर्ट में जो है इनकरेज किया। अच्छा, मुश्किल नहीं होता वेल के साथ, और आप पूरा कवर करती हैं उसके साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियसली
हर स्पोर्ट के एक डायनामिक्स होते हैं। जी। स्विमर जब तक कॉस्ट्यूम ना पहनेगी वो स्विम नहीं कर सकती, और आपका ये जो पूरा ड्रेस है ये अक्सर हॉर्स की सैडल के अंदर आ जाए या कोई मसला हो जाए, ऐसे फेस नहीं आते? मैं पहले तो इस वेल वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं करती थी। आई यूज़ टू वेयर द प्रॉपर Dress हॉर्स code. राइडिंग ड्रेस कोड। Okay. बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब देखा कि सऊदी अरेबिया में, यूएई में लड़कियां अबाए के साथ, वेल के अच्छा। साथ कर रही हैं, तो आई गॉट रियली इंस्पायर्ड बाय दैट। और फिर मैंने चेंज किया आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आई लर्न कि आप उस तरह अपने कवर करके भी हाँ आप जी, कर सकते हो, कर that's सकते not a हैं problem. जी। और आप अपने अबाए को ऑल्टर करवा सकते हैं उस तरीके से कि इट इज़ सेफ एंड और इंटरनेशनली जब आप किसी भी इसमें हिस्सा लेती हो तो वहाँ कोई ड्रेस कोड के ऊपर इशू तो नहीं आता नहीं, आपको? कोई इशू नहीं You can आता। wear whatever you एवरीबडी feel वेयर्स like. देयर ट्रेडिशनल क्लोथिंग। तो हॉर्स राइडिंग में, स्पेशली आर्चरी में, नेज़ाबाजी में कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अच्छा, पाकिस्तान की पहली खातून हो जो कि इस शोबे में आई हो, चैलेंजेस आए? बहुत स्टीरियोटाइप चीज़ें भी आती हैं, टैबूज भी होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है, तो व्हाट चैलेंजेस यू हैड? देयर weren't many challenges, but I would say कि एक आप कह लें फाइनेंशियल चैलेंजेस समटाइम्स आते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। और फिर आर्चरी में जो इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान में बनता नहीं है, तो वो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। सो टाइम लगना उसके इंपोर्ट में, तीर आने कितने में। का इक्विपमेंट है? आप कह लें एक तीर जो है वो पाकिस्तानी 3000 रुपीज़ का एक तीर है। तो और जो बो है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और वो बाहर से आती है। तो आई थिंक कि इसका अगर स्कोप यहाँ पे है तो पाकिस्तान में भी बोज़ और एरोज़ बनने चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें यहाँ ये बताना चाहूँगी कि आर्चरी की दो टाइप्स होती हैं। एक ट्रेडिशनल आर्चरी होती है और एक कंटेम्प्रेरी रिकर्व आर्चरी जिसको कहते हैं। तो रिकर्व आर्चरी का काफ़ी स्कोप है पाकिस्तान में। वो सिर्फ ग्राउंड आर्चरी होती है और उसकी जो बोज़ होती हैं वो मैकेनिकल होती हैं। तो उन बोज़ के ऊपर एरो हेड वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं जिससे वो मैकेनिकल होती हैं और वो काफ़ी स्लो पेस्ड होता है। और ओलंपिक्स में भी वो आर्चरी खेली जाती है। अच्छा, ये स्पोर्ट ओलंपिक्स में भी है? जी, टेन पैगिंग और हॉर्स बैक आर्चरी जो है वो ओलंपिक्स का हिस्सा है? नहीं, जो रिकर्व आर्चरी है Recurve जो archery ग्राउंड पे होती है सिर्फ, वो ओलंपिक्स का हिस्सा अच्छा, ये जो हॉर्स होता है आप अक्सर अपना भी लोग लेते हैं क्योंकि आपकी पेस तभी बनती है जब आप हॉर्स के साथ ट्रेन करें, गैलपिंग के हवाले से या राइडिंग के हवाले से। तो डू यू रेंट अ हॉर्स और डू यू हैव योर ओन हॉर्स? आई यूज़ टू हैव माई ओन हॉर्स और उसको मैंने एक जगह पे रखवाया हुआ था और वहीं पे मैं प्रैक्टिस करती डिपो थी। के ऊपर? जी, वहीं पे मैं प्रैक्टिस करती थी और उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए जिसकी वजह से उसको सेल करना पड़ा। सो नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एट मरीनर सैडल क्लब, एक वलेंशिया में क्लब है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है। उन्हीं के हॉर्सेस पे, उन्हीं के जगह पे। अच्छा, ये मुझे बताओ, घोड़ा जो होता है उसका कितना किरदार होता है इस गेम को जितवाने में? और क्या हॉर्स की कोई टाइप होती है, कंडीशंस होती हैं? बीइंग एन हॉर्स बैक आर्चर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एंड व्हाट डू यू सी? घोड़े का बिल्कुल किरदार होता है, लेकिन उससे ज़्यादा राइडर का किरदार होता है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग राइडर हैं, एक हॉर्समैन हैं, एक ट्रू हॉर्समैन हैं, तो यू शुड बी एबल टू कंट्रोल और हैंडल एनी हॉर्स दैट इज़ गिवन टू यू। लेकिन आर्चरी में यह है कि आपने रासें इस्तेमाल नहीं करनी, तो घोड़ा इस चीज़ पे ट्रेन ज़रूर होना चाहिए कि रासों के बग़ैर वो एक स्ट्रेट लाइन में चल सके और भाग सके विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट लेफ़्ट राइट जंप किए बग़ैर। तो घोड़े का वाकई बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें होता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कोई ऐसा एपिसोड, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा हादसा हुआ हो आपके साथ जो कि आप शेयर करना चाह रही हो? इट वुड बी यू आर रोल मॉडल फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर। जी बिल्कुल। एक दफ़ा टेंट पेगिंग करते हुए आई फेल और मेरे एंकल का लिगामेंट रप्चर हो गया था और मुझे फिर काफ़ी टाइम लगा उससे रिकवर होने में। वो बेसिकली हुआ इस तरह से था कि जब मैं पेग उठाने के लिए नीचे बेंड हो रही थी तो हॉर्स ने पीछे से बक कर दिया। बक मीन्स के ही किक्ड, मतलब पीछे उसने टांगे मारी और ऑलरेडी मैं नीचे थी तो वो बैलेंस आउट हो गया और मैं वहीं पे गिर गई। तो हादसे होते रहते हैं क्योंकि एक कहावत है कि गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, तो आप गिरेंगे तो फिर ही आप सीखेंगे और उसमें बेहतर होंगे। फिटनेस के हवाले से बताओ, कितनी ट्रेनिंग करती हो, क्या डाइट खाती हो? एंड ऑब्वियसली यू वेरी पिटीट, तो ये भी एक होता है, कोई आपका कोई किलोग्राम्स होते हैं, कोई आपका वेट होता है जो कि आपको मेंटेन करना होता है?
इसमें ये होता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, मतलब यू हैव टू हैव द स्ट्रेंथ, और उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम आर्चरी में वी शूट एटलीस्ट 100 to 200 एरोज़ ऑन द ग्राउंड विदाउट द हॉर्स, तो हमारी प्रैक्टिस में ये चीज़ शामिल होती है कि डेली 100 to 200 एरोज़ आपने ग्राउंड पे शूट करने हैं और डिफरेंट डिस्टेंसेस से शूट करने हैं ताकि उसमें आपकी प्रैक्टिस हो। पीएसएल में हीरोज ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंजा हुआ था, क्या मोमेंट था वो? It was a very emotional moment for me and my family because I worked really hard. काफ़ी मेहनत से जो है इस पोजीशन पे मैं आई, और मेरे जितने भी कोचेस थे उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे सिखाया और जिन्होंने मुझे पुश किया, बिकॉज़ कोचेस के बग़ैर आप किसी पोजीशन पे नहीं पहुँच सकते, वही आपको पुश करते हैं, सिखाते हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम एज वेल। अच्छा नजिया, इंटरनेशनली आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लाइक आगे कौन से इवेंट्स में आना जाना चाहती हो? मैंने टर्की में और ईरान में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और मैं आगे चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उन पे फिर मैं पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करूँ, और विद मोर प्रैक्टिस एंड बीइंग बेटर इंशाल्लाह कोई पोजीशन भी हासिल करूँ। तो कोई एसोसिएशन है, कोई क्लब है जिससे वाबस्ता हो, कोई आप लोगों को आसानी होती है, कोई स्कॉलरशिप्स या कोई आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल जाते हैं? स्पॉन्सरशिप मुझे इंटरलूप एक कंपनी है, उन्होंने स्पॉन्सर किया था जब मैं टर्की और ईरान गई थी, तो आपको प्राइवेटली स्पॉन्सरशिप्स ढूंढनी पड़ती हैं, तो लोग सपोर्ट करते हैं और स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। और लाहौर के अंदर अगर बात की जाए तो मरीनर सैडल क्लब है जो काफ़ी एक्टिवली हॉर्सबैक आर्चरी को प्रमोट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे फीमेल्स को टेंट पैगिंग में भी और शो जंपिंग में भी। और ड्रेकन शाह सवार्स के नाम से भी क्लब है जो सर उमर सलीम रन करते हैं। ही वॉज़ द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस हॉर्सबैक आर्चरी इन पाकिस्तान, तो उन्होंने सबसे पहले हॉर्सबैक आर्चरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, तो वो भी एक क्लब रन कर रहे हैं। तो ये दो क्लब्स हैं जो मेजरली आर्चरी पे फोकस कर रहे हैं लाहौर के अंदर। इंटरनेशनली आपने डिफरेंट जगहों पे जो रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, कहाँ लगता है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं मेंटेन करना मुश्किल है, या यू आर फीलिंग दैट कि यहाँ कमी है, यहाँ गैप है? 2 साल पहले आप कह सकती हैं कि काफ़ी गैप था ट्रेनर्स का, प्रॉपर इक्विपमेंट का, ट्रेनिंग का, लेकिन अब लोगों में शऊर आ गया है। और अभी लास्ट वीक पाकिस्तान इंडोनेशिया फ्रेंडशिप का एक कंपटीशन हुआ था इधर लाहौर में, चांद बाग स्कूल में, और वहाँ पे इंडोनेशिया से टीम पाकिस्तान आई थी, और यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रैक्स अरेंज किए गए थे उनके लिए, और वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे कि पाकिस्तान में इतने हाई लेवल पे कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन अरेंज किया जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इससे कुछ अर्निंग होती है? व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्योंकि ऑब्वियसली स्पोर्ट इज़ अ स्पोर्ट, बट अगर आप इसको प्रोफेशनली करना चाह रही हो तो इससे कुछ अर्निंग है आपकी? इससे अर्निंग ज़रूर हो सकती है। आप अगर आपने एक स्पोर्ट सीखी है आप उसको सिखा सकते हैं, उससे अर्निंग हो सकती है। फिर हॉर्स ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हॉर्स ब्रीडिंग के थ्रू काफ़ी अर्निंग हो सकती है, बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव अ प्रोफेशन एज वेल, कि आप अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ लेकर चलें और यू नो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो, तो दैट्स मच बेटर। थैंक यू सो मच नजिया अली, हीरोज ऑफ पाकिस्तान। अ बिग राउंड अप्लॉज टू नजिया जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है टेंट पैगिंग में और हॉर्सबैक आर्चरी में। व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। क्या आप लोग जानते हैं कि बच्चों को हद से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? स्क्रीन टाइम से उनकी ज़हनी नशोनुमा कितनी मुतासिर हो सकती है। ताख़ीर से बच्चे बोलते हैं, आँखों से राब्ता कम करते हैं, और इसके साथ साथ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिनको आजकल वर्चुअल ऑटिज़म कहा जाता है। अब ऑटिज़म तो सुना था हमने, ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो अपने कुछ ना कुछ जो उसके असरात वो आना शुरू हो जाते हैं बाय द एज ऑफ 1.5 और 2। मगर वर्चुअल ऑटिज़म किस एज में शुरू हो रही है, कैसे शुरू हो रही है, कैसे इसको ख़त्म करना है, और अगर हमने ख़त्म ना किया तो इसके कितने संगीन नतायज साबित हो सकते हैं, आज हम इस पर जानेंगे। क्योंकि आपको पता ही कि पूरा जो महीना है वो ऑटिज़म अवेयरनेस डे के हवाले से जो है मनाया जाता है। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात शहरोज़ गौरी साहब,
तो डॉक्टर साहब की तरफ मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगी कि वो मुझे बताएंगे कि कैसे वो मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं ऑटिज़म, वर्चुअल ऑटिज़म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम अनम, बहुत शुक्रिया आपने इस शो पे बुलाने का। मेरा नाम है शहरोज़ गौरी। मैं सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ सिंध की तरफ से टेली तबीब 1123 हेल्पलाइन से यहाँ से मुखातिब हूँ। थैंक यू सो मच। शहरोज़ गौरी साहब, वर्चुअल ऑटिज़म क्या है? क्योंकि ऑटिज़म तो सुना है बट वर्चुअल ऑटिज़म इज़ अ न्यू टर्म, व्हाट इज़ इट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वर्चुअल ऑटिज़म अगर हम कहें तो ज़्यादा जो ये टर्म वायरल हुई है और ये इसका जो आगाज़ समझे कहने हुआ है वो कोविड के बाद से ज़्यादा देखा गया है। अब वर्चुअल ऑटिज़म है क्या, इसको जानने के लिए हमें पहले ऑटिज़म को समझना है कि ऑटिज़म अगर हम बहुत ही सादा अल्फाज में बात करें तो एक ऐसी कंडीशन है जो कि पैदाइशी तौर पर बच्चे को लाहक होती है। इसमें किसी इन्वायरमेंट का अमल दखल इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसके अंदर बच्चा समाजी तौर पे या सोशली वो लोगों से कनेक्टेड रहने में उसको प्रॉब्लम होती है। उसके कुछ ख़ास पैटर्न्स होते हैं जिस पे वो चीज़ों को करना पसंद करता है। ये कुछ उसकी अलामात होती हैं जो कि ज़ाहिर है कि हमारे नफ्सियात ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म होता ये है कि इसकी आगाज़ पैदाइशी तौर पे नहीं होती, लेकिन बच्चे को बहलाने के लिए या बच्चे को ये कहने के टाइम पास करवाने के लिए कि आपके पास कोई टाइम नहीं है बच्चे को देने के लिए, तो आप उनको मोबाइल या टीवी के सामने रख देते हैं और जिस पर वो ज़्यादातर वक्त जब वो वर्चुअली उस दुनिया में गुजारते हैं जहाँ पर वो कुछ सोशली सीख नहीं पाते, समाजी तौर पे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते और उनको तौर तरीके नहीं समझ पाते कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, बात कैसे करनी है और माशरे में आगे कैसे बढ़ना है। इस वजह से वो मौका नहीं मिल पाता जिस पे वो स्किल्स डेवलप हो सकें और वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि हमें ऑटिज़म में भी दिखते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं उसको वर्चुअल ऑटिज़म। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, ये एज कौन सी होती है वर्चुअल ऑटिज़म को करने वाली, कि किस एज में ऑटिज़म जो है वो शुरू होता है? देखिए, अगर हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो वो तो 2 साल या उससे अबव हमें उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जिसके टेस्ट करने पर हमें वो ज़ाहिर हो जाता है। वर्चुअल ऑटिज़म भी इसी एज के अराउंड हमें उसके सिम्टम्स दिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम से उसका जो स्क्रीन टाइम है वो कितना है, उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उसने मिस की हैं, वो जो माइलस्टोन्स हैं जो एक एज के हिसाब से बच्चे को स्किल्स आनी चाहिए, उसमें अगर डिले आ रहा है तो वो 2 साल या उसके उस अरसे में हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत आगे जाके हमें पता चलता है, अगर उसी वक्त से ये कंडीशन हो तो पता चल जाती है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स देखें, वर्चुअल ऑटिज़म की बात करें तो इसके अंदर लोगों से बात करने पर आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लोगों से बात नहीं कर पा रहे, स्पीच अल्फाज क्लियर नहीं बोल पा रहे या उन अल्फाज जो आप सीख रहे हैं, मतलब एक इसकी एग्जांपल ये लेने के बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है, हम देख रहे होते हैं कि टीवी पे देखकर ABCD सीख रहा है या नर्सरी राइम्स हैं या मल्टीपल उसके वोकेबुलरी डेवलप हो रही होती है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करना नहीं जान रहा होता कि उसका इस्तेमाल लोगों से बात करते हुए कैसे किया जाए। तो ये सबसे बड़ा मुतासर होता है उसमें बच्चा, कि बच्चा उस स्पीच जो वो भले ही टीवी से सीख रहा है उसका इस्तेमाल करना नहीं जान रहा होता। तो ये एक सिम्टम है। अगर हम कहें कि कौन माँ बाप को कौन सी 3 चीज़ों का सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि पहला, अगर आपका बच्चा 2 साल का हो चुका है और वो अपने नाम बुलाने पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर वो ज़िद ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, चीज़ों को ख़ास तौर पर किसी ख़ास चीज़ अंदाज से वो करने की कोशिश कर रहा है, तो तीसरा ये कि अगर वो आपकी बात सुन रहा है लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये 3 अलामात हम कह सकते हैं कि जिस पर आपको प्रोफेशनल हेल्प की अच्छा, ज़रूरत है। वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चे हाइपर हो जाते हैं? क्योंकि हमने ऑटिस्टिक बच्चे देखे हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंशन डिफिसिट होते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से वनरेबल हो जाते हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या इससे रिलेटेड हैं? बिल्कुल, देखें, ऑटिज़म कोई अगर हम कहें जो कंडीशन है, हम वर्चुअल ऑटिज़म से हट के अगर बात करें ऑटिज़म की, तो ऑटिज़म जो कंडीशन है वो बहुत तरीके से अफेक्ट कर सकती है, जिसको हम स्पेक्ट्रम या एक तरीके से आप कह लें कि एक रेनबो जैसे होता है, उसके अंदर मल्टीपल ऑटिज़म में भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक थोड़ा सा हमारा राब्ता जो है वो है, बिकॉज़ शहरोज़ गौरी साहब जो हैं वो कराची स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ। और जी शहरोज़ गौरी साहब।
I think it's a problem. It's a connectivity problem. जैसे ही connect होते हैं, we'll get back to him. He was discussing about virtual autism, very important subject. Autistic बच्चा जो है, अगर एक आधा घर में हो तो वाकई वालदैन के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। वालदैन का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपको बहुत तवज्जो देनी होती है और उन तमाम सिम्टम्स के ऊपर गौर करना चाहिए जो कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे की निशानदेही जो होती है वो 2 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है, मगर वर्चुअल ऑटिज़म जिस तरह कि हमने डिस्कस किया है, ये ऑटिज़म किसी भी एज में हो सकता है। कोई हैड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई सिम्टम्स जो हैं वो तब आने शुरू हो जाते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा आप मोबाइल स्क्रीन बच्चों को देंगे या हर वक्त टेलीविज़न का वो सामने बैठे रहेंगे, तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं, उससे भी बच्चा जो है फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन डिफिसिट हो जाता है, उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, कनेक्टिविटी नहीं हो जाती और बोलना, स्पीच डिलेज होती हैं। ये तमाम सिम्टम्स जो हैं ये वर्चुअल सिम्टम्स के वर्चुअल ऑटिज़म में ये सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे कार्टून्स जो कि हार्मफुल होते हैं, ऐसे कार्टून्स जिनके अंदर कोई मोटिव नहीं होता, हाइपर कार्टून्स होते हैं जिसमें आपने देखा है कि वनरेबल चीज़ें दिखाई जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गन्स का इस्तेमाल होता है, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, उन कार्टून से भी आप अपने बच्चों को पीछे रखें, क्योंकि ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं उन बच्चों के जहन को जो है वो डिस्करेज करती हैं। जहन नरिशमेंट की बजाय जो है बिल्कुल एक नेगेटिव ऑरा में आ जाता है, और नेगेटिव ऑरा लेकर अगर बच्चा बड़ा होता है तो उसको हर चीज़ नेगेटिव लगती है। उसको ये लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हैं, और उसके साथ साथ उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद ही कोई नहीं है, वो पता नहीं क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ। उसके ऐसे तमाम सवालात के जवाब देने के लिए वालिदैन के पास टाइम नहीं होता। तो हम लोग रोज़ाना कोई ऐसी चीज़ डिस्कस ज़रूर करते हैं वो तमाम अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो हर तीसरे घर में इस वक्त है, एक आधा ऑटिस्टिक बच्चा ज़रूर है। ऑटिज़म की कोई ख़ास वजूहात सामने नहीं आई कि ऑटिस्टिक बच्चा क्यों पैदा होता है या ऑटिज़म की वजह क्या है। कुछ लोग इसको स्क्रीन टाइम से जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि माँ की प्रेगनेंसी के अंदर जो है कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है, मगर अभी तक इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया गया कि ऑटिज़म क्यों है। और इसके प्रिज़म्स होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ऑटिस्टिक होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल प्रिज़म में होते हैं, कुछ बच्चे ADHD का शिकार होते हैं, वो भी ऑटिज़म के ज़िम्रे में आता है। तो हमने सोचा कि आज हम ऑटिस्टिक बच्चे के हवाले से बात करें, अपने तमाम नाज़रीन को आगाही दें, क्योंकि ये आगाही का महीना है, ऑटिज़म अवेयरनेस जो मंथ होता है, और हम मनाते भी हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, ताकि पता लग सकते कि उनके घर में कोई बच्चा जो है उसकी हल्की सी हरकत डिफरेंट है या कोई बाकी तमाम बच्चों से डिफरेंट है, तो उसको प्लीज़ रूल आउट करें। और इसके साथ साथ सिर्फ गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, ऑनलाइन साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन, तबीब के ज़रिए जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर शेरोज़ गौरी साहब, प्लीज़ आप हमें एजुकेट कर रहे थे, यू मे कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि देखें, ऑटिज़म से तो मैंने आपको बताया कि वो बचपन से पैदाइशी तौर पे होती है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म से बचा जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है और उससे रिकवर भी हुआ जा सकता है। हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं हमारी हेल्पलाइन पे 1123 पे, जहाँ पर हमने काफ़ी पेरेंट्स को गाइडेंस के थ्रू उनको ये बताया है कि उसका स्क्रीन टाइम कैसे कट किया जाए और स्क्रीन टाइम कट करने से वो कैसे रिकवर कर सकते हैं। अब कोई बच्चा अगर 6-7 घंटे इस्तेमाल कर रहा है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो 1 घंटे पे उसको फ़ौरन ले आए, आहिस्ता आहिस्ता करके। अगर आपका 1 से 2 साल का बच्चा है, उसको तो हम कोई ममानियत नहीं देते कि वो मोबाइल किसी भी तरह का या कोई भी स्क्रीन यूज़ करे, लेकिन अगर आपका बच्चा 2 से 12 साल का है तो उसको हम 1 घंटे पर ला सकते हैं। 1 घंटे का रिकमेंडेड, या इससे ज़्यादा हम नहीं समझते कि ज़रूरत है उसको मोबाइल या किसी स्क्रीन की। लेकिन अगर आपका बच्चा 12 साल से अबव है तो हम उसको फिर भी कहते हैं, जो अडल्ट और हमारे जैसे लोग हैं, कि 2 घंटा मोबाइल यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये अगेन, ये जो स्टैंडर्ड है, इस पर लाने के लिए आपको अपने डिसिप्लिन को सबसे पहले देखना है। पेरेंट्स को अपना जो डिसिप्लिन है कि वो खुद जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बच्चों के सामने, अगर वो कम करेंगे तो बच्चा आप ही से सीखेगा। आप बच्चों को टाइम देंगे, लेके जाएंगे बाहर, आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, तो इसी तरीके से बच्चे का मोबाइल का टाइम भी कम होगा और आपकी लाइफ में भी सुकून होगा। डॉक्टर शेरोज़ गौरी, आपने बिल्कुल बताया है, वजूहात बता दिए, सिम्टम्स बता दिए, बट हाउ अबाउट द रीहैब? बच्चों का रीहैब कैसे करना है? कौन सी थेरेपीज आप लोग यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन? बिकॉज ऑब्वियसली लॉट ऑफ पेरेंट्स आर रीचिंग यू ऑनलाइन,
तो थेरेपीज़ आप कैसे कराते हैं, रिहैब कैसे कराते हैं, कौन सा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ के ऊपर आप लोग चल रहे हैं? जी, जी। देखिए इसमें ऑटिज़्म की अगर हम बात करें जो कि एक बाकायदा डिसऑर्डर है, उसके लिए ऑटिज़्म के इंस्टीट्यूट्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से भी ऐसे इक़दाम उठाए गए हैं कि जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी थेरेपीज़ करवाई जाती हैं, जो कि ऑटिज़्म जो बच्चे होते हैं और उसके साथ जो बच्चे होते हैं, उनको वो स्किल्स सिखाई जाती हैं, जो स्किल्स वो नेचुरली नहीं सीख पा रहे होते, उनको ट्रेनिंग की जाती है। वर्चुअल ऑटिज़्म की जैसे मैंने बात करी कि ये इसको रिकवर किया जा सकता है, इसका क्योर मौजूद है। उसका तरीका ही यही है कि थेरेपी के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए पेरेंट्स को पहले एजुकेट किया जाता है, बच्चे को स्क्रीन टाइम कम किया जाता है और बच्चे के साथ थेरेपी की जाती है। उस थेरेपी के अंदर बच्चों को वो स्किल्स दी जाती हैं कि लोगों से बात कैसे करनी है। अगर बच्चा कुछ स्किल्स मिस कर रहा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू उसको हर तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, तो रोज़मर्रा की होती है। तो मल्टीपल थेरेपीज़ मौजूद हैं। स्पीच थेरेपी एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है, जिसके अंदर बच्चा अपना अल्फाज को इस्तेमाल करना जानता है कि समाजी तौर पे या लोगों से बात करने के लिए इन अल्फाज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, मतलब बेसिकली बात करना सिखाई जाती है। तो काफ़ी थेरेपीज़ मौजूद हैं और 1123 टेलीतबीब में भी अगर आप कॉल करते हैं तो यहाँ पर भी हम काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो आपको किस तरह की थेरेपी रिकमेंडेड है। तो इस तरह से गाइडेंस पहले की आपका जो जाती है। टोल फ्री नंबर है 1123, ये पूरे पाकिस्तान के लिए कि सिंध के जो लोग हैं वो ही आप तक जो है रसाई हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी हो, इवन हमारे पास पाकिस्तान से बाहर भी कॉल हमारे पास आती हैं, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं 24 घंटे सातों दिन। किसी भी तरह के मेडिकल मसला हो या फिर साइकोलॉजिकल या ऑटिज़म जैसे हम बात कर रहे हैं, आप इसी नंबर पे बिल्कुल मिला सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, जो लोगों को प्रॉब्लम्स है वो आपको रीच आउट करेंगे। रिकवरी में कितना टाइम लग जाता है? रिकवरी कितनी महीनों में होती है, सालों में होती है, या आपको ज़िंदगी के साथ इसको हिस्सा बनाना बनता है कि आपका बच्चा जो है समहाउ इज़ एन ऑटिस्टिक? बिल्कुल। देखिए हम दोनों कंडीशन के हम साथ मतलब साइड बाय साइड बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम दोनों कंडीशन को साथ लेके चलें। जहाँ तक ऑटिज़म एज अ डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो कि एक कंडीशन है जो लाइफ लॉन्ग रहती है, उसके अंदर बच्चों को ट्रेन ज़रूर किया जाता है और माँ बाप को भी इसमें ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि किस तरह की सपोर्ट आपके बच्चे को रिक्वायर्ड होती है। तो ऑटिज़म में कुछ सपोर्ट के साथ बच्चा जो है इंटीग्रेट हो सकता है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, वो परफॉर्म कर सकता है, पोटेंशियल होता है। लेकिन जहां हम बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म की, तो इसकी रिकवरी बिल्कुल 2 से 3 महीने भी इसके अंदर काफ़ी होते हैं कि जिसके अंदर फुली रिकवर कर सकता है। हमारे पास भी ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें हमने 2 से 3 महीने सिर्फ फ़ोन की काउंसलिंग के थ्रू, अगर जो हमने स्क्रीन टाइम उसका कम किया, स्क्रीन टाइम कम करने से ही काफ़ी इफेक्ट्स आना शुरू हो गए पॉजिटिव। तो इसमें कुछ मंथ्स लग सकते हैं। अगेन पेरेंट्स की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स कितना कोऑपरेट कर रहे हैं अपने साथ, अपना स्क्रीन टाइम कितना कम कर रहे हैं और बच्चे का कैसे वो करवाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसी पे ही टाइम डिपेंड करता है। अच्छा, घर में जो है कौन सी उनको सरगर्मियाँ करनी चाहिए? क्या एक्टिविटी आप लोग सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स से ताकि बच्चों के साथ वो करें? बिल्कुल, बिल्कुल। सो देखें, एक्टिविटीज़ बहुत है। सबसे पहले तो अपने आप को आप मौका दें कि सोचने का मौका दें, बोर होने का मौका दें, कि जब आप बोर होंगे तो आपके पास आइडियाज़ आएंगे। सबसे पहले बात, मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता हूँ कि आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ लूडो खेल सकते हैं, आप पजल खेल सकते हैं, आप बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं। लेकिन ये सब आइडियाज़ तब आपके जहन में आएंगे जब आपका दिल चाहेगा, और जब दिल चाहेगा वो तभी होगा जब आपको टाइम मिलेगा सोचने का, और वो टाइम तभी मिलेगा जब आप खुद स्क्रीन से हटेंगे। आप बोर होंगे तो आप सोचेंगे, आपको आइडियाज मिलेंगे और फिर आप वो बच्चों के साथ अपने साथ वो एक्टिविटीज करेंगे। Thank you so much, Dr. Shorisa was with us and he was talking about the virtual autism। और आपके पास टोल फ्री नंबर आ गया है 1123। पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से जो है वो कॉल्स कर सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं और अपने घर में बैठे बैठे जो है थेरेपीज करवा सकते हैं। व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय सिंध गवर्नमेंट एंड हैट्स ऑफ टू हिम। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स गर्मी का मौसम शुरू होते ही मैदे और जिगर में ऐसी हरारत शुरू हो जाती है, दिल चाहता है ठंडे ठंडे मशरूबात पिएं। और जो मशरूबात होते हैं उनमें इतनी चीनी होती है, इतनी जिसको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं, कि उसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं। जहाँ हम ठंडक लेना चाहते हैं वहाँ हमें जिगर के और मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है कि मार्केट में बहुत से ओवर द काउंटर्स ड्रिंक्स ऐसे मौजूद होते हैं, मगर क्या जो उसमें आर्टिफिशियल शुगर और प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं? क्यों ना हम घर में बैठे बैठे बेहतरीन किस्म का शरबत बनाएं और ऐसी ड्रिंक्स बनाएं जो कि वाकई आपके मैदे और जिगर को ठंडक दे और इसके साथ साथ फ़ायदे दे, ना कि हम ऐसी चीज़ों पे जाएं जो कि हमारे लिए मुज़र सेहत हों। ये मशरूफ़ कैसे बनता है, किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है, इसके फ़वाइद क्या हैं और क्या कौन सी उम्र के जो हैं लोग अफराद जो हैं इस मशरूब को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठीक है। ठाक। आप बताएं, काफ़ी अरसे के बाद हमारे शो में आए हैं आप भी मसरूफ़ हैं और बस हमारा आप भी बहुत मुकद्दस मसरूफ है। आपके शरबत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में चल रहे हैं, वायरल चल रहे हैं। जी, जी। तो मुझे बताएं कि कौन सा शरबत आज आप बनाना जाएंगे और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे और वो ख़ास तौर पे मैदे और जिगर के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे? देखिए, शरबत तो हम तिब्बी तौर पर ज़रूर अपने नाजरीन के सामने रखेंगे कि वो घर में कौन आसानी से चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो अमूमी तौर पर हमें बाज़ार से सस्ते दामों कुछ शरबत मिल रहे होते हैं, वो हमें बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि हमारे बड़ा जायका दे रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात डाल रहे होते हैं। एक निशानी सिर्फ मैं बता देता हूँ, अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको पीने को मिल ही जाए शरबत, तो वो शरबत पीने के बाद फ़ौरी तौर पर आपको ऐसा लगे कि मुंह में कड़वाहट आना शुरू हो गई है, या उसके 20-30 मिनट के बाद ही आपको तेज़ फिर से प्यास लगना शुरू हो रही है, तो फिर उस शरबत को हमेशा के लिए तरक कर दें। वो आपको गैर मेयारी चीज़ों से तैयार करके शरबत दिलाया गया है और वो आपके मैदे को भी ख़राब कर देगा, आपके दिमागी पट्ठों को भी ख़राब कर देगा और उसके साथ साथ आपके जिगर और गुर्दों पर भी बहुत ज़्यादा असर होगा। हमारे मुआशरे में एक बेहिसी ये है कि हमने गंडेरियाँ भी बेचनी होती हैं तो उस पर भी शक्रीन वाला पानी हमें डालना पड़ता है, शरबत बेचने होते हैं उसमें शक्रीन वाला पानी हमें डालना पड़ता है। तो ये वाली जो चीज़ें अगर हमें घर में ही कुदरत ने दी हुई हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, अक्सर राह चलते हुए ना लेबल एक लगा हुआ होता है, असल पहलवानी शरबत। ये पहलवानी शरबत के नाम से जो है वो निकल रहे हैं। मैं कुछ अर्सा पहले जनूबी पंजाब की तरफ गया, सिंध, तो वहाँ लिखा हुआ था रेडियो पे गुजरांवाला का मशहूर शरबत। तो गुजरांवाला में जो लेबल लगा होता है डेरा गाजी खां का मशहूर सत्तू शरबत बहुत मिलता है, सत्तू लोग बड़ा बड़ा करके बेच रहे होते हैं, सत्तू का शरबत। जी जी, सत्तू तो वैसे ही खुद से ही, मतलब इसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सत्तू ले लें, इसको रात को पानी में भिगो दें और सुबह के टाइम पे इसमें थोड़ी शक्कर मिलाएं, शेक बनाएं और ये आपका शरबत तैयार है। इससे आसान और क्या शरबत हो सकता है। लेकिन ये सत्तू बनाने में भी हमारे में मिलावट शामिल हो गई हुई है, मतलब हमें सत्तू भी सही नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो हमें इसकी सत्तू की भी खरीदने में बिल्कुल इसका दलिया नहीं लेना चाहिए। जो सत्तू मिलते हैं वो बिल्कुल बारीक से हमें मिलते हैं, हमें थोड़े से इसके जो अपनी सही हालत में थोड़े मोटे हों तो वो अच्छा, गन्ने का खरीदने रस चाहिए। कितना बचपन से हम पीते थे, गन्ने का रस। अब हम लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं गन्ने का रस क्यों पीना है हमने, ऑल्दो उसके भी बहुत फायदे हैं। लोग कहते हैं जी गन्ने का रस ना पियो, उसमें शुगर इनटेक है, आपके जो है एक स्पाइक कर जाएगी शुगर। क्या ऐसा है? गन्ने से ही चीनी बनती है। तो स्पाइक कर जाती है शुगर। देखें, वो चीनी का इस्तेमाल हम किसी ना किसी शक्ल में ले रहे होते हैं, लेकिन गन्ने का बराह रास्त जो जूस होता है, अब शुगर हो गई है तो उसके लिए तो वो मुनासिब नहीं है, लेकिन शुगर होने से पहले ये अगर मुसलसल और तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसमें एक तहकीक ये भी है कि ये शुगर होने से भी बचा देता है। हेपेटाइटिस का इलाज लोग करते हैं जिगर इसको पी के। मैदे में जो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जो हरारत ज़रूरत से ज़ायद हो जाती है, तो कदीम ज़माने में गन्ने का रस ही ऐसा होता था। लेकिन गन्ने का रस में भी हमें हर चीज़ में तो हमने खुद ही कुछ ना कुछ चीज़ें खराब डाली हुई हैं। हम गन्ने के रस में किन्नो डाल देते हैं, अच्छा। गन्ने के रस में जो है वो हम कच्ची कोई खट्टी चीज़ डाल देते हैं, और गन्ने के रस में हम बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर लेते हैं जो उसकी अफादियत को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है। गन्ने फिर एक जो ख़राबी हम में ये हो रही होती है, हमारा जो गन्ना मार्केट में फैक्ट्रियों में सही दामों फ़रोख्त नहीं होता, वो गन्ने की रौ की शक्ल में फ़रोख्त हो जाता है।
आप जूस पिए उसका? जी, उसका जूस निकाल के जो है वो दे दिया जाता है। अच्छा हकीम साहब, आज आपके पास कौन सा जो रेमेडी है, कौन सा नुस्खा है जो हम घर में बैठे बैठे जो है शरबत बना सकते हैं, या जो भी आपने आप कहा हुआ है कि ड्रिंक बना सकते हैं जो कि बहुत मुफीद है? हम एक पहलवानी शरबत बता देते हैं जो आप अपने बच्चों को अभी से पिलाना शुरू कर दें, उसके साथ आपको बाजारी जूसों से निजात मिल जाएगी, बच्चे की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, अच्छा। बच्चे का दिमाग मजबूत हो जाएगा। और ये पहलवानी शरबत घर में आसान चीज़ों से है। एक नाम आपने भी सुना होगा, आपके घर वालों ने आपको पिलाया भी होगा, सरदाई पी आपने कभी? सरदई, हाँ। हम वो सरदाई बनाना आपको सिखाते हैं। अच्छा, ताकि वो देसी सरदाई सरदाई। किस तरह से टेस्ट करती है और इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हमें कौन सी चीज़ों को फ़ायदा दे सकती हैं। इसी सरदाई को पहलवानी शरबत के नाम से जो है वो सेल किया जा रहा होता है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने मुशक्कत करनी होती है, पहलवानी वाली फील्ड में जाना होता है, वो फिर ये सरदाई ही पीते हैं। हकीम तो साहब ये बिल्कुल सरदाई हम आपसे जानेंगे भी और लाइव डेमो भी कराएंगे। व्यूअर्स आप लोग भी हमारे साथ रहें, इसके बाद हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और लाइव डेमो को बताएंगे कि आपने शरबत कैसे बनाना है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमने आपको कहा था कि हम आपको ऐसा शरबत आज बनाना सिखाएंगे जिससे जिगर मैदे में ठंडक पहुंचेगी और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं होगा। आप अपने घर में बैठे बैठे बना सकते हैं, बच्चों को दें, बड़ों को दें और इससे लुत्फानंदोज होने के साथ साथ अपनी सेहत बेहतर करें। हकीम मुजम्मिल साहब हमारे किचन में इस वक्त मौजूद है और हमें आज बनाना सिखाएंगे। जी हकीम साहब। देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऐसे अज्जा हैं जो कदीम ज़माने से पहलवानों की खुराक रहे हैं। अच्छा, मतलब पहलवानी जिन्होंने करनी होती है, जिन्होंने मुशक्क़त वाला काम करना होता है, उनके लिए ये खुराकें जो हैं ना वो तरतीब दी गई हैं ताकि वो अपनी सेहत को भी बहाल रख सकें, नज़र दिमाग को भी मजबूत रख सकें और उनका मैदा ठीक रहे, क्योंकि मैदा ठीक होना है तो उन्होंने अच्छी ग़िज़ा खानी है। ये मुख्तसर सी चीज़ें हैं। इनमें सबसे पहले इसमें है बादाम। ठीक है। ये बादाम ले लेने हैं आपने। मैं 2 वक्त मतलब 3 से 4 बंदों के लिए मैं बता देता हूँ जो घर में आसानी से बनाया जा सकता है। ये 11 बादाम की गिरियाँ ले लेनी है, इनको रात को पानी में भिगो के रख देना। ये वैसे भिगो के सुबह छील के मैं लाया हूँ, इस तरह से हो जाएंगी। ये देसी बादाम अगर आप ले लेंगे तो इसमें इसका रस जो है वो मुकम्मल होगा। ये वाली बादाम की गिरियाँ आप भिगो लें और इसके साथ आपने ये खशखाश लेनी है। ठीक है। बादाम की ये अफादियत है कि ये नज़र, दिमाग, दिल तीनों को मजबूत करता है। खशखाश का ये फ़ायदा है कि ये दिमागी असाब को भी मजबूत करती है और मैदे और जिगर में जो हीट बढ़ी हुई होती है ये उसको सुकून पर लेकर आती है। एक इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जिन लोगों को नींद नहीं आ रही होती है ये उसके लिए भी बड़ी मुआवन होती है। खशखाश का एक भिगोने का तरीक़ाकार है कि इसमें अक्सर कुछ अज्जा ऐसे होते हैं कि जो ख़राब होते हैं, मतलब सफाई नहीं हुई होती है। तो इसको पहले एक बार पानी में भिगो दें, फिर निकाल दें, फिर 2 बार भिगो दें, मतलब 2 बार इसको साफ़ करके निकाल दें, फिर उसके बाद इसको भिगो के रख दें। खशखाश भिगो दें और बादाम भिगो दें और इसके साथ आप सौंफ आपको पता है कि ये मैदे के लिए, ये आंतों के लिए और ये दिमागी कमज़ोरी के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है। ये आप इसमें शामिल कर लें। ठीक है। और ये पंसारी से मिलेंगे 4 मगज़। 4 मगज़, ये 4 मगज़ के नाम से मिल ठीक जाता है। अलग-अलग ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, 4 मगज़ ही ले आएँ। और ये आपने तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा ये आपने भिगो देने। और इसमें एक चीज़ आपने भिगोनी है, ये तुखम बालंगू इसको कहते हैं। ठीक है। तुखम लंगा आम इस्लाम में तो इसको घर कहा में जाता होता है हर है। कोई। जिनको भिगोएं तो ये थोड़े सुबह से जो है वो गाढ़े हो जाते हैं। ये आपने 2 चुटकी भिगो देने। इसमें एक चीज़ आपने एडिशनल डालनी है, गुलाब के फूल की पत्तियाँ। ये ताज़ा गुलाब के फूल की आपने 10, जी बिल्कुल, 10 से 12 पत्तियाँ जो हैं वो आप इसमें डाल दें। और साथ इसमें भिगो देनी है आपने छोटी इलायची। ठीक है। ये आपने 4-5 छोटी इलायची जो है ये भिगो देनी है। ये सारी चीज़ें रात को भिगो के तो सुबह के वक्त आपने इनको, वैसे अगर वक्त है तो ये होता है रगड़ाई वाला काम। मतलब ये जो हमारे गांव में चीज़ें होती थी जिसके साथ वो रगड़ा जाता था और सरदाई बनाई जाती थी, अगर उसके साथ बनाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जी मैदानी में करते जी जी बिल्कुल, उसमें बनाया जाता है। या एक दौरी टाइप में होती है मिट्टी का बर्तन, उसमें आप बना सकते हैं। लेकिन वक्त की शार्टेज की वजह से आप इसको ब्लेंडर भी कर सकते हैं, मतलब इसको जूसर में डाल सकते हैं। ये जग है, इसमें अगर हम, ये मैंने चंद चीज़ें तैयार की हुई हैं यहाँ थोड़ी पहली, ये सारी इन चीज़ों का ही जुज हैं जो बयान की गए हैं। बनाया सफूफ नहीं है, ये तैयार है। अच्छा, ये पूरा रिंग तैयार है। इसमें दूध डालना होता है
जितनी मिकदार आप लेना चाहें, 1 गिलास दूध डाल लें और उसमें 2 गिलास इसमें जो है वो पानी इस्तेमाल कर लें। मतलब ये चीज़ हम इसमें डालते हैं एक ऐसे। अच्छा, इसमें आप दूध भी डालना है और पानी भी डालना है? जी, इसमें आप दूध भी डालना है और इसमें दूध मिक्स है, लेकिन इसमें हम पानी डाल देते हैं थोड़ा, ताकि इसका 1-2 गिलास हमारे लिए तैयार हो जाए। इसमें चीनी डालने की जरूरत है? जी, डाल सकते हैं चीनी भी। 2 गिलास हम इसमें पानी डाल दिए और इसमें शक्कर डालनी होती है। शक्कर इस्तेमाल करके इसको जायके को बेहतर करने के लिए हम शक्कर इस्तेमाल करते हैं और इसको सिर्फ एक चक्कर हम देंगे, आपको शायद पीने के लिए फिर उठना ही पड़ेगा। ये आपकी सरदाई तैयार हो गई है। अच्छा, हाँ जी, वो ये हम आप पढ़ते थे सरदाई सरदाई सरदाई, हाँ जी। रेडियो में भी मिल रहा होता था सरदाई बनी हुई जी है, जी, तो इसे ये तो वाली घर में सरदाई बनाएं। है, बेहतरीन ग्लास होगा ये। आपके साथ ही पड़ा हुआ इसमें ग्लास। इसमें हाँ जी। ये अब आपको कैसे ट्राई करवाया जाए? बिल्कुल, मैं पीती हूँ, शो के बाद पीऊंगी बैठ के। जी लेकिन ठीक है, इसमें थोड़ा जबरदस्त। शक्कर भी मिलाई जा सकती है। जी। शक्कर मिला के आप इसको इस्तेमाल करवाएं। ये सुबह के वक्त बच्चों को, बड़ों को, खवातीन मर्द दोनों यकसा बेहतरीन अच्छा, तरीके ये के सब साथ। हम लोग के जोर देते हैं केले का मिल्क शेक पी लो, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक पी लो, या बहुत हो जाए, बच्चे अक्सर पीते हैं अक्सर नहीं पीते, तो बच्चों के लिए कैसा जायका बनाएं कि बच्चे पी लें? ये बहुत जायकेदार होता है। अच्छा, मतलब मेरे बच्चे मदरसे में जाते हैं, हिफ्ज करते हैं, तो उनको मैंने कुछ दिनों से ये शुरू करवाया, गर्मी आई तो वो कहते हैं इससे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, पहले उनको खाने को जी नहीं चाहता था, अब उनको भूख बहुत ज्यादा लगना शुरू हो गई है, फिर वो ग़िज़ा अच्छी तरह से खाना शुरू कर देते हैं, फिर दिमाग थकता नहीं है। ये कुदरती एक शेक है, इन चीजों के साथ इस्तेमाल करवाया अब जा मुझे सकता बताएं है। कि किस उम्र के बच्चे को ये देना चाहिए? ये आप 5 साल से बढ़ के बच्चे किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ- जरूरी है कि ये सर्दियों में दें, ये गर्मियों में देना चाहिए? लोग नहीं। अक्सर कहते हैं सरदई जो है वो सर्दियों में दें। गर्मियों में तो ये खास है ओके। कि जो इसकी खसूसियत के हवाले से इस्तेमाल इसकी की तासीर जाती है। ठंडी है? ठंडी भी है, मुफर्रा भी है। मुफर्रा होती है दिल को ताकत देने वाली। अगर आप सर्दियों में भी ये सरदाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें खशखाश और इसमें गुलाब के फूल और तुखम मलंगा ये मत डालें। ठीक है। इसकी जगह पे काली मिर्च डाल लें और थोड़ी सी दारचीनी डाल लें। ये आपका गर्मियों का भी साथ मशरूब तो है ही अच्छा, है, अगला मशरूब सर्दियों बताएं, का भी हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली नाज़रीन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपसे जो है मशरूब बनवा सकें और वो घर में जो है वो बना सकते हैं। लोग जॉट डाउन ऑब्वियसली ऑफ कोर्स वो कर रहे होंगे। एक आसानी से हमारे घर में जो बन जाता है, जो खसूसी तौर पर जो है वो हमें इस्तेमाल करवाया जाता है कि ये पुदीने का शेक। ये पुदीना है ताज़ा, जिसको मिंट मार्गरीटा कहते हैं। मिंट मार्गरीटा कहते हैं, लेकिन हम इसको तिब्बी मार्गरीटा कह देते हैं। तिब्बी मार्गरीटा। जी, मिंट के साथ इसके आपने पुदीने के पत्ते ले लेने हैं, 15-20 ले लें, 40-50 ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है ये वाला ले लें, और थोड़ा सा अदरक का पीस ले लें, अदरक का पीस ले लें, और इसमें गुलाब के फूल जो हैं ये आप डाल देंगे तकरीबन 15-20 जितना अच्छा, पुदीना है। गुलाब के फूल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका? इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, गर्मियों में जिन लोगों के पसीने से बदबू आना शुरू हो जाती है, जिन लोगों के ग़िज़ा खाने के बाद मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, ये मैंने खुद से तरतीब इसलिए दिया है और ये इस्तेमाल करवाया तो अल्लाह के फजलो करम के साथ वो जब बात करते हैं तो फिर खुशबू वाली बात निकलती है, कड़वाहट वाली नहीं निकलती है। एक तो गुलाब का ये फ़ायदा होता है, दूसरा गुलाब इसमें इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत जमा हो रही होती है, वो इसके इस्तेमाल के साथ तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है और तबीयत बहाल हो जाती है। ठीक है। इसलिए आप मार्गरीटा में भी गुलाब इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, और सौंफ इसमें थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। 2 चुटकी बड़ी सौंफ। खास बात आपने बताई है गुलाब जी। के पत्तियों के जी, हवाले से। सौंफ ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप ट्राई करवा के नाजरीन देखेंगे इंशाल्लाह, वो सारा दिन पसीने से जो बदबू आ रही होती है वो इससे उनको अफाका हो जाएगा, बशर्ते कि वो तली हुई चीज़ें और खटी हुई चीज़ें जो हैं उनसे थोड़ा जो परहेज़ करेंगे। ये सौंफ, पुदीना, अदरक, और इसमें थोड़ी छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, और थोड़ी काली मिर्च डाल लें और इसको ब्लेंड करें और इसका बेहतरीन एक जूस बनाएं। घर के अंदर थोड़ी सी इसमें बर्फ़ डालें, थोड़ी सी इसमें जो है वो शक्कर डाल लें। अल्लाह के फजलो करम के साथ ये आपके हाजमे के जितने मसाइल हैं, जो आपके मैदे में कमज़ोरी आ रही है, जो सीने पर बर्डन बन जाता है, अमूमन गर्मियों में हमें बहुत सारी ख़राब चीज़ें खाने के साथ तबीयत में गरानी आ जाती है, वो इस शरबत के साथ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और बहुत सारी मैदे की दवाइयों से भी निजात मिल जाएगी।
ठीक है हकीम साहब, बहुत खूब। कोई आप टिप देना चाह रहे हो इस हवाले से, जिनको जिगर के मर्ज हैं या अमराज में मुब्तला हैं, जिनको अल्सर है, उस हवाले से आपको टिप देना चाह रहे हो तो प्लीज़ दीजिए। टिप मेरी ये है कि कभी भी पेट भर के खाना ना खाएं और कभी भी बग़ैर भूख के खाना ना खाएं। दवाइयाँ बेशुमार हैं, नुस्खे बेशुमार हैं, तजर्बे आपने बेशुमार कर लिए हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो है वो अपने पेट को खाली रख के देखें और हफ्ते में एक बार रोज़ा रख के देखें। जितना आप मैदे को खाली रखेंगे आपका जिगर भी ठीक रहेगा, आपका मैदा भी ठीक रहेगा। जितना हम इस पर दबाव बढ़ाते रहेंगे आंतें भी ख़राब होंगी, मैदा भी ख़राब होगा, फिर आप दवाइयों के रहम व करम पर आ जाएंगे। थोड़ा सा हाथ खींच लें, भूख रख के खाना शुरू कर दें, अल्लाह के फजल करम के साथ आपका मैदा और जिगर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, जिनको मैदे में जख्म है, जी, जिनको डॉक्टर कहते हैं इंडोस्कोपी कराएं, जख्म है, दर्द होती है, डिकारे आती हैं, उनके लिए कोई आपके पास रेमेडी है तो वो प्लीज़ बताएं, शेयर करें। मैदे में जो ज़ख़म बन चुके होते हैं, अल्सर बन चुका होता है, खुदा ना खास्ता, एक तो अमूमी तौर पर अल्सर कह दिया जाता है कि इनको अल्सर है, एक होते हैं हकीकत में ज़ख़म जब होते हैं तो फिर कभी कभी वोमिट के साथ भी ब्लड आता है, कभी कभी पखाने के साथ भी ब्लड आना शुरू हो जाता है, वो फिर अंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है। उसके लिए जो हमारा एक नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा, वो हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और राल सफ़ेद 50 ग्राम, ये 4 चीज़ों का एक नुस्खा, इसको मिक्स करके सफ़ूफ बना लें और ये सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। और सिर्फ आंवला, खुश्क आंवला और सौंफ, ये 2 चीज़ें मिक्स करके सफ़ूफ बना लें और इसमें कूज़ा मिश्री डाल लें। सुबह खाली पेट आधा चम्मच। खुदा न खास्ता जिनको ब्लड आ रहा होता है वो इसी नुस्खे में खुश्क आंवला और सौंफ में किक्कर फली और गूंद किक्कर, ये 2 चीज़ें जो हैं वो बराबर वज़न इसमें मिक्स करके ये सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनका अल्सर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनको ज़ख़म बन चुके हुए हैं, अगर इस नुस्खे के साथ 10-15 दिन में कोई अफाका नहीं होता तो फिर बेहतर है मुआलिज से चेक करवा के उसका मुस्तकिल इलाज लिया जाए ताकि ये बिगड़ ना सके और हमेशा के लिए ठीक हो सके। अक्सर हमने देखा है कि ज़बान में छाले आ जाते हैं जी, और तज़ाबियत भी होती है, और अक्सर आपको पता है गट हेल्थ जब ख़राब होती है, जैसे कि आप लोगों से ही मैंने तो सीखा है, उससे ही छाले आ जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज, गट हेल्थ, मुंह में छालों का इलाज भी बताएं। ये इत्तेफाक से मैं कुछ चीज़ें साथ लेकर आया हूँ क्योंकि शरबतों का मौजूद था तो शरबतों के मुतल्लिका कुछ चीज़ें लाई आपसे थी। अगला शरबत बनवा रही हूँ लेकिन उससे पहले मैं पूछ लूँ ज़रा। लेकिन जो मुंह के छाले वगैरह हैं उसके लिए ये एक छोटे से दाने हैं, ये पंसारी से मिल जाते हैं, बहुत खूबसूरत ये दाने हैं। ये है ज़रिश्क, ज़रिश्क शीरी इसको कहते हैं। ये ज़रिश्क ले लें, इसको 1 चम्मच ज़रिश्क जो है ये आप रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह के वक्त आप इसको मल के या इसको ब्लेंड करके इसका जूस पीना शुरू कर दें तो कुछ दिनों के बाद मुंह के छाले जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अल्लाह के फजल से। ठीक है, आप अगला शरबत बताएं, आप कौन सा बना रहे हैं? शरबत इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, एक तो इसका ज़रिश्क का बन सकता है, बड़ा बेहतरीन शरबत, इसको हम रात को भिगो के और सुबह के वक्त जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम इसको शरबत के तौर पर, ये शरबत ज़रिश्क के नाम से आपको मैं बता देता हूँ। ये असल में जिन लोगों का घबराहट का मसला ज़्यादा है, जिन लोगों को सांस फूलना शुरू हो जाता है, जिन लोगों के पेट में अक्सर जलन रहती है, सीना जलन में आ जाता है, दिमाग सर भारी हो जाता है, ये आप तकरीबन 2 चम्मच जो है ये ज़रिश्क ये आप इसमें डाल लें और इसमें पानी आप 2 गिलास डाल दें। तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दें और इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल दें, मतलब 1 से 2 चम्मच सौंफ डाल दें आप। वैसे इसको भिगो के रखना होता है, भिगो के रखने से इसका फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसी में ही थोड़ी आप गुलाब की पत्तियां जो हैं ताज़ा, ये आप इसमें डाल दें। और ये चंद चीज़ें सिर्फ इसको ब्लेंड कर दें। ठीक है, ये आपका शरबत घर में तैयार हो गया।
अब इसमें आप शक्कर डाल सकते हैं, इसमें आप जो है वो इसको पहले छान लेना है, पोनी वगैरह लेके छान के या निचोड़ के कपड़े के साथ इसमें थोड़ी शक्कर डाल के, ये आप सुबह खाली पेट जो इसका है वो छोटा एक गिलास ले सकते हैं, या आप दोपहर का जब खाना खाने से पहले आधा घंटा वो उसका इसका ले सकते हैं। इसके साथ मैदे में तो बहुत हद तक ठंडक महसूस हो जाती है, मतलब इतनी ठंडक नहीं है कि वो अपना हाजमा ठीक ना करे, लेकिन जिन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है वो ये ज़रिश का शरबत बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, इसकी तासीर भी ठंडी होती है? जी ठंडी होती है, लेकिन मोतदल ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा हकीम ठंडी साहब, नहीं ये होती। बताएं, अक्सर लोग कहते हैं कि दही खाने में से जलन होती है, क्योंकि दही की तासीर गर्म होती है। दही होता ही गर्म तर है। अच्छा, तो नहीं खाना चाहिए मैदे के मरीजों के लिए? नहीं नहीं, दही खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। एक तो घर में बना हुआ दही खाना चाहिए, मसाले का बना हुआ दही नहीं खाना चाहिए, जो अक्सर मसाला लगा के बनाया जाता है। घर में जो दूध का ही कुछ बचन होता है वो लगा के, जब उसको जिसको जाग लगा के कहा जाता है, वो लगा के अगर दही बनाया जाता है तो वो वाला दही सुबह के टाइम पे आप उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको थोड़ा पतला कर लें, मतलब उसका अदरिड़का ना बनाएं, लस्सी नहीं बनाएं, सिर्फ दही को ही थोड़ा सा पतला कर लें ताकि उसकी चिकनाई थोड़ी लेवल पर आ जाए। ये आप सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा ही फायदा है। अच्छा, दही तो है ही जिगर के मरीजों के लिए बड़ा जिगर के फायदा। मरीजों की खुराक क्या होनी चाहिए, कोई आप प्लान बता सकते हैं? क्योंकि ये जिगर का जो मर्ज है ये भी हर तीसरे चौथे घर में जो है ये दाखिल हो चुका हुआ है। जिगर के ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह है नाकस ग़िज़ा और ख़राब पानी। जो हमारे घर में पानी पिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, जो ग़िज़ाएँ हम खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो मसाला जात हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमें उन चीज़ों पर तवज्जो देनी पड़ेगी, और सबसे पहले जो लोग किसी नशे में मुब्तला हैं वो खुदा अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत फरमाए और उनके लिए कोई बेहतरी के सामान पैदा फरमाए। कोई भी नशा है, वो चाय से लेके, सिगरेट से लेके, पान से लेके, बीड़ी से लेके, बड़े जितने भी ड्रग हैं, कोई भी चीज़ जो नशे के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है वो आपके जिगर को ख़राब कर रही है। ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ मसाला जात वाले खाने वो आपके जिगर को ख़राब कर रहे हैं। कसरत से बेकरी का इस्तेमाल, मतलब भूख लगी है लेकिन आप भूख की जगह पे बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं, भूख की जगह पे आप मैदे वाली बनी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, वो आपके जिगर को बहुत हद तक जो है वो मुतासर कर देती है। पानी अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, साफ़ इस्तेमाल करना चाहिए, और दिन में कम अज़ कम जो है वो 4, और उसके अलावा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 6 गिलास भी इस्तेमाल कर सकते ठीक है। हैं। जी, ये वाला एक शरबत जो है इसमें अभी छाननी नहीं है, लेकिन इसको छाननी हम जब छान के पीना है आपने? जी छान के पीना है तो फिर ये आपके लिए बेहतरीन शरबत बन फालसे जाए। भी अच्छे होते हैं जिगर के लिए? बेहतरीन फालसा होता है। फालसा महदूद वक़्त के लिए एक आता है फल, फालसे का शरबत जो होता है ये खसूसी तौर पर जो है वो हमारे जिगर, दिल, मैदा, उसके लिए बहुत हद तक जो है वो फ़ायदा साबित होता है, जो फालसे का शरबत होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब। हकीम मुजम्मिल साहब हमारे किचन में आज मौजूद थे। हमने सोचा कि किचन में हम डिशेस तो बनाते हैं, मगर क्यों ना हम ऐसी रेमेडीज़ और ऐसे शरबत बनाएं जो कि आप लोगों के लिए जो है सेहतमंद हैं और बहुत फ़ायदेमंद हैं। और हम लोगों ने देखा है कि अक्सर हम लोग जाते हैं बाज़ार से, जो भी हमें मिलता है ठंडा ठंडा पी लेते हैं, मगर उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हमारी हेल्थ के हवाले से, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी था। और जो लोग जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनके लिए तमाम ऐसी जो हमने रेमेडीज़ बनाई हैं, जो मशरूबात बनाए हैं, वो हमारे सोशल मीडिया पर भी जाके देख सकते हैं। हम अपने वीडियोज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली लोड करेंगे। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, नियो पाकिस्तान के पेज को प्लीज़ ज्वाइन करें फेसबुक पे, और कमेंट भी करें और बताएं कि आप कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं। अपनी होस्ट को इजाज़त नहीं, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।